हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आईबीपीएस एसबीआई पीओ मेंस के प्रैक्टिस क्विज में। बहुत सारे बच्चों को इस क्विज की ज़रूरत होगी, मेरा ऐसा मानना है। तो ऐसा मानते हुए ही मैंने सोचा कि चलो भाई इसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर आप लोगों को दिया जाए, जिसका फ़ायदा आप लोगों को मिले, जिससे आप लोग ये आइडिया लगा पाएँ कि लास्ट ईयर का एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ मेंस के पेपर कैसे आए थे, और आज आप अपने आप को उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर कर पाएँ, या आपके माइंड में थॉट्स रहें कि हाँ यार कि पेपर ऐसा आ सकता है। जो चेंज आएगा सर वो तो आएगा ही आएगा, है ना। मान लो हर ईयर जो थोड़ा बहुत 10% 5% कम ज़्यादा चेंज जो रहता है वो तो आएगा ही आएगा, और हो सकता है ना भी आए, है ना। तो हम मानकर चलते हैं कि आएगा आएगा। वो 10% के लिए तो हम लोगों को खुद ही तैयार रहना पड़ता है सर, सब पढ़ना पड़ता है, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो उस 10-15% के लिए तो हम लोग तैयार हो जाते हैं। बट जो पुराना मटेरियल है, जो आता है, जो आया करता था, वो क्या है, उसके बारे में अगर उसके बारे में हम पहले ही प्रिपेयर रहें तो वो भी हमारे लिए नया नहीं रहेगा, है ना। तो शुरू करते हैं, आइए गाइस मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है मनीष ग्रोवर और क्वांट्स एजुकेटर, और मैं क्वांट्स और डीआई में एक्सपर्ट, आईबीपीएस आरआरबी 2013। चलिए शुरू करते हैं। ये एक सवाल है। भरत और एकता ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और भरत ने 11 लाख और एकता ने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। बहुत सिंपल से आराम से समझने की कोशिश करना। भरत है और एकता है। भरत ने 11 लाख, सॉरी मैंने 11 लाख पढ़ लिया गलती से। भरत ने 11 महीने और एकता ने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट का 20% भरत ले जाता है क्योंकि वो एक्टिव पार्टनर है, और बाकी भरत और एकता के बीच में बंट जाता है उनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और लास्ट में क्या होता है, दोनों का शेयर इक्वल निकलता है। और भरत की इन्वेस्टमेंट दे रखी है और एकता की पूछी गई है। आइए फिर भाई शुरू करते हैं गाइस पॉइंट नंबर 1 को। भरत का इन्वेस्टमेंट 6,000 कितने महीने के लिए? 11 महीने के लिए, ठीक है सर, 11 महीने के लिए। और एकता का इन्वेस्टमेंट पता नहीं कितना है, एक्स ले लेते हैं। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। जब आप किसी की इन्वेस्टमेंट में उसके टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप किसी की इन्वेस्टमेंट में उसके टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक प्रॉफिट का रेशियो निकल कर आता है। और प्रॉफिट का रेशियो आ गया 5500 और रेशियो एक्स। ये प्रॉफिट का रेशियो निकल कर आ गया भरत और एकता का, ठीक है भाई। अब उन्होंने लिखा कि टोटल प्रॉफिट का 20% भरत ले जाएगा और बाकी भरत और एकता में उनकी इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। और लास्ट में पता लगता है कि भरत और एकता का जो प्रॉफिट है वो इक्वल है गाइस। तो तुम्हें एक बात अगर समझाऊं तो समझने की कोशिश करना भाई। अगर आपको लगे कि नहीं सर मैं नहीं समझूंगा, फिर कुछ नहीं कर सकते, बट एक बात अगर समझाऊं तो समझना कि एकता को, देखिए सबसे पहली बात तो चलिए मैं आपको पूरे बेसिक से बता देता हूं, क्योंकि हम लोग का तो बार बार सामना होना नहीं है क्लास में, तो मैं बेसिक से क्लियर कर देता हूं ताकि आप उससे ज्यादा और क्लियर पाएं। मान लीजिए ये टोटल प्रॉफिट है, ठीक है सर। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 20% भरत को देने के बाद आएगा, और जो कितना आएगा 80Y आएगा, ठीक है सर। हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो हमने 100Y ले लिया और भरत उसमें से 20% ले गया, यानी 80Y हमें छोड़ गया। 80Y कहां बटेगा?
अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट, ये रहा सर जी, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट्स, बट उसमें टाइम भी होगा, प्रॉफिट के रेशियो में पैसा बढ़ जाएगा, ये रहा सर। ठीक है, अब जब आप इस रेशियो में इस पैसे को बांटेंगे तो सर भरत के हिस्से में क्या आएगा, 5500 अपॉन 5500 प्लस एक्स गाइस। ठीक है, और एकता के हिस्से में क्या आएगा, x अपॉन 5500। ठीक है, किसका, 80y का, क्योंकि यहां तो 80y ही बटेगा, किसका, 80y का, क्योंकि यहां तो 80y ही बटेगा। और बच्चा बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी, उन्होंने बोला कि भरत का और एकता का जो प्रॉफिट है वो एट द एंड इक्वल था, तो भरत को कितना प्रॉफिट मिला, एक तो ये 20y मिला, भरत को कितना प्रॉफिट मिला, 20y मिला, प्लस ये 5500 बाय 5500 प्लस x मिला, वो भी किसका, 80y का। तो ये तो हो गया भरत का पूरा प्रॉफिट, और इधर से एकता का x अपॉन x प्लस 5500, वो भी किसका, 80y, क्योंकि उन्होंने बोला कि भरत का और एकता का शेयर बराबर है, तो जितना शेयर भरत को मिला वो मैंने जोड़कर एकता के इक्वल कर दिया, 20y कॉमन आ जाएगा, वो इधर कट जाएगा, y भी कट गया, और सॉल्व करके x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ये मैंने आपको बेसिक से बता दिया ताकि आपके माइंड में चीज रहे कि हाँ यार जो मुझे बताया एटलीस्ट मुझे बात समझ आ गई कि बेसिक क्या था टॉपिक का, और कुछ भी नहीं। क्योंकि आप मेरे साथ तो अब मैं बार बार क्लास में मैं आपको बोलता कि चलो मैं अभी आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है ना, तो आप लोग को डायरेक्ट बता देता हूं, बट आई डोंट नो कि आप लोगों ने कैसे पढ़ा पार्टनरशिप। तो आई होप आपको पूरी तरीके से एटलीस्ट ये बेसिक वाली बात तसल्ली से समझ आ गई हो कि ये बेसिक वाली चीज क्या कहना चाह रही है सर। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस चीज के बारे में कि दिस विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये आप सबको पूरी तरह क्लियर होगा सर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि दो वेसल हैं ए और बी जिसमें दूध और पानी है। ठीक है भाई, और ए वेसल में देखिए भाई, जो बी वेसल में क्वांटिटीज का रेशियो है वो 13 और कितना है भाई, 11 है। देखिए भाई, द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वेसल ए एंड बी इज 13 एंड 11, और दोनों में दूध की मात्रा बराबर है। देखो भाई, ए में दूध भी है, ए में पानी भी है, लिखा हुआ है दोनों वेसल में दूध और पानी है, ए में दूध भी है और ए में पानी भी है। ठीक है सर, और बहुत सिंपल सी बात है, ये रेशियो है, मैंने इसलिए सोचा भी दोनों के साथ एक्स लगा दे। अब उसने बोला कि रेशियो दे रखा है ए और बी की टोटल क्वांटिटी का 13 और 11, तो 13x और 11x ले लिया। दोनों में दूध की मात्रा बराबर है, दोनों में दूध की मात्रा बराबर है, तो y लीटर, और ये भी कितना, y लीटर। और लिखा है कि क्वांटिटी पानी की ए में कितने लीटर है, 40 लीटर है। तो लो भाई गाइस, वो बोल रहा है ए में जो पानी की क्वांटिटी है वो 40 लीटर है, लो भाई 40 लीटर, और बी में कितने लीटर है, 30 लीटर है। तो लो बेटा, अगर टोटल क्वांटिटी 13x है, पानी 40 लीटर है, तो दूध हो गया 13x माइनस 40 लीटर। अगर टोटल क्वांटिटी 11 लीटर है, पानी 30 लीटर है, तो दूध हो गया 11x माइनस 30 लीटर, 11x माइनस 30 लीटर। ठीक है, सो बच्चा लोग, अब उन्होंने साफ शब्दों में एक लाइन बोल दी, कहता दोनों साइड दूध की मात्रा बराबर है। देखो ए और बी में जो इक्वल क्वांटिटी है दूध की है, तो बस बात ही खत्म सर, दोनों साइड का मिल्क जो है
वो बराबर कर लो, और x का वैल्यू 5 आ गया। तो आपसे पूछा गया है कि दोनों वेसल को भेज दिया गया सी में, तो दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। तो इसका पहले तो दूध निकाल लो। 13 पंजे 65, 65 में से 40 गया 25, 11 पंजे 55, 55 में से 30 गया 25, ठीक है ना। दूध बराबर था तो इधर 25 तो इधर भी 25। तो बेटा मिल्क और वाटर का सी में कितना रेशियो है, तो 50 लीटर मिल्क है और 70 लीटर वाटर है। तो रेशियो क्या हो गया, 5:7। आपके सवाल का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं समझ आया हो सबको सर। ठीक है, कहता है एक वेसल में 2.5 लीटर पानी है। एक वेसल में 2.5 लीटर पानी है और 10 लीटर दूध है। लीजिए भाई, वेसल में 2.5 लीटर पानी है और 10 लीटर दूध है, यानी रेशियो निकालें तो 1:4 आ गया। कहता 20 लीटर कंटेंट वेसल का निकाल दिया गया। तो बेटा टोटल कितने लीटर है, 12.5 लीटर है। कितने लीटर निकाल दिया गया, 20% निकाल दिया गया। इसका 20% क्या होगा, 2.5 लीटर होगा। वेसल में अब कितने लीटर बच गया, 10 लीटर बच गया। 10 लीटर को 1:4 में बांट दो, ये 2 लीटर बचा होगा और ये 8 लीटर बचा होगा। देखिए इसकी खास बात ही यही होती है सर, इसकी कि निकाल कर बांट लो, बांट कर निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। जैसे कई लोग होते हैं ना, पहले 2.5 लीटर निकाल लेंगे फिर बांटेंगे, या कई होते हैं पहले इसमें से 2.5 निकाल लेंगे तब 2 और 5 8 निकालेंगे। बात एक है, देखो इसका अगर 20% मिक्सचर निकला तो इसका 20 निकला और इसका 20 निकला, बात एक ही है। तो इसका 20 निकला, कितना इसका 20%, 0.5, तो 2 ही तो बचेगा। इसका 20% कितना, 2, 8, या पहले रेशियो आ गया 1:4 और 12.5 का ही तो 20% निकला है ना, तो 2.5 लीटर निकल गया, 10 लीटर बच गया। 10 लीटर को यहां बांटा, 2 और 8 हो गया। अब कहता x लीटर पानी, लिखा है x लीटर पानी ऐड हुआ, रेशियो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। लो भाई, x लीटर पानी ऐड करने से बचा, x लीटर पानी ऐड करने से रेशियो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। यानी जहां 1:4 था वहां कितना, 4:1 हो गया। अब सुनो, 8 का तो 1 आ गया, तो 8 का 1 कब आया होगा, जब 8 पे कटा होगा, और यहां 4 आ गया, यानी 8 पे गया 8, तभी तो 1। देखो 8 पे 1 आया तो 8 पे 8 ही तो कटा होगा ना, 8 पे गया 8 तभी 1 आया। तो 8 चौके कितना, 32। अगर 32 8 हुआ होगा तभी तो काट के 4 1 आएगा ना, दिमाग लगाओ बच्चे। दूध तो 8 का 8 रहा, मिलाया तो पानी है x लीटर। तो आप ये सोचो कि 8 को काट के ही तो 1 आया ना, तो अगर इधर 8 को 8 पे काटा तो इधर भी तो 8 पे ही काट के 4 आया होगा। तो 8 चौके 32 होना चाहिए। तो x का वैल्यू कितना, 30 लीटर हो गया। तो लो भाई, ये हो गया 32 और ये कितना हो गया, 8। अब बोला कि y लीटर मिल्क ऐड किया। लो भाई, y लीटर मिल्क ऐड किया, अगेन रिवर्स द रेशियो, मतलब ये 4 1 हुआ था, अब 1:4। अब 32 को 32 पे काट के ही तो 1 आया होगा ना, तो 32 पे क्या काटा होगा कि 4 आया हो, तो 32 पे 128 काटा होगा तब 4 आया होगा। यानी y का वैल्यू कितने लीटर आ गया, 120 लीटर आ गया। और वरना ये वाला तरीका भी है सर। ठीक है, आई होप समझ आया। अब सवाल है, ट्रेन ए और बी दो स्टेशन पी और क्यू से निकलकर एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करना शुरू करती हैं। एक ट्रेन इधर से गई, एक ट्रेन इधर से गई। ट्रेन ए निकलती है 9:45 पर
वो भी स्टेशन ए से, स्टेशन पी से, और आधे घंटे बाद बी निकलती है। अच्छा, इसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर और ये निकलती है आधे घंटे बाद, यानी 10:15 पर, क्योंकि 9:45 पे तो ये निकली, आधे घंटे में 10:15 हो जाएंगे और ये निकलेगी 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। और याद रखना सवाल ये नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, इसका आगे एक सवाल पूछा गया है, एक और दो सवाल पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब बोला कि अच्छा देखो भाई, ये 9:45 पे निकली, ये 10:15 पे निकली, एक दूसरे की तरफ, ये इधर ये इधर। बेटा आधे घंटे में ये 27 किलोमीटर कवर कर लेगी। मतलब क्या हुआ भाई, जैसे 9:45 पे निकली, ये 10:15 पे निकली, ये तो फिर आधा घंटा चल चुकी होगी ना। तो जो 54 की स्पीड पे चल रही है, वो जब तक ये दूसरी ट्रेन चलेगी, यानी आधे घंटे में, ये आधे घंटे में अपना 27 किलोमीटर कवर कर लेगी सर, कर लेगी बड़े आराम से। अब बढ़ते हैं, कहता पी आर क्यू एट द डिस्टेंस ऑफ क्या x किलोमीटर, मतलब P और Q के बीच की जो दूरी है ना वो x किलोमीटर है, और दोनों ट्रेनें मिलती हैं 2:35 पे। अब ध्यान से सुनना, 10:35 पे एक ट्रेन, तो सॉरी 10:15 पे एक ट्रेन यहां खड़ी है और एक को अभी चलना है। ये दोनों मिली 2:कितने पे, 35 पे। दोनों कौन सी डायरेक्शन में जा रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। वो कितने घंटे बाद मिली, 10:15 पे चल के 2:35 पे मिलने का मतलब 10:15, 11:15, 12:15, 1:15, 2:15, 4 घंटे, और 10:15 से 20 मिनट ऊपर भी हैं, यानी 4 घंटे 20 मिनट में वो दोनों एक दूसरे को मिली। यानी 4 सही 1/5, क्योंकि 20 मिनट है, मिनट को आर में बदलने के लिए नीचे 60 आ गया। यानी दोनों ट्रेनें 21/5 घंटे चली हैं, किसके बाद, 10:15 के बाद। यानी दोनों ट्रेनें 21/5 घंटे के बाद मिली हैं। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, तो 54 और 66, तो 21/5 घंटे में दोनों कितने किलोमीटर जाएंगी। तो आपका आंसर आ गया 468 किलोमीटर उन्होंने कवर किया दोनों ने सर। नहीं 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 नहीं, गलत। 21 चौके 84, 504। ये मैंने क्या नोट करके लिखा मुझे भी नहीं समझ आया, पहले पता नहीं क्या देख लिया कि पीछे 8 भी लिखने की हिम्मत कर ली। माफी चाहूंगा भाई, ठीक है, सीधी बात, कई बार कुछ और दिख जाता है, उसके लिए माफी। तो 21 चौके 84 और 21 दूना 42 और 8 504, तो 504 किलोमीटर तो ये हो गया, और 27 ये, तो x का जो वैल्यू है वो 531 किलोमीटर हो गया। अब आगे सवाल क्या है वो देखते हैं। क्या था, डिफरेंस बताओ ओरिजिनल टाइम का अबव कंडीशन में ए और बी को मिलने का, द टाइम टेकन बाय बी टू कैच ट्रेन ए इफ, एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, इफ ट्रेन ए हैड स्टार्टेड इन सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ बी, ट्रेन बी हैड स्टार्टेड आफ्टर। देखो भाई, उन्होंने बोला कितनी देर में दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी, और बी टू कैच ए, बी को कैच करना है ए को सेम डायरेक्शन में, और बी ए के 2 घंटे बाद निकली है। भाई ए की स्पीड है 54, याद होगा बेटा, ठीक है ये रही, और बी की स्पीड है 66, याद होगा बेटा ये रही, और जो ट्रेन बी है वो 2 घंटे बाद चलेगी। ट्रेन बी की ए की स्पीड दे रखी है, तो 2 घंटे में ये 108 किलोमीटर कवर कर देगी, क्योंकि इसकी स्पीड 54 है। अब बी भी निकल जाएगी। कौन सी डायरेक्शन में दोनों जा रही हैं, दोनों जा रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखिए भाई लिखा है कि कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल टाइम टेकन अबव इन द कंडीशन टू मीट ए एंड बी। अगर ए और बी को मिलना है, मिलने का मतलब ऐसे सर जी, ऐसे आना, और
बी ए को पकड़ने में कितना टाइम लेगी, मतलब दोनों का अंतर बताना है आपको। और ट्रेन बी हैड स्टार्टेड 2 hours आफ्टर ट्रेन ए वाइल गोइंग इन क्या, सेम डायरेक्शन में। सिर्फ सेम डायरेक्शन में जाते हुए ट्रेन जो बी है वो ए से 2 घंटे बाद चलेगी। तो लो भाई, ट्रेन बी ए से 2 घंटे बाद चलेगी। 108 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों में। दोनों की स्पीड का अंतर क्या है, 12, क्योंकि स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाती है। तो ट्रेन बी ए को 9 घंटे के बाद पकड़ लेगी। ट्रेन ए बी को 9 घंटे के बाद पकड़ लेगी सर। तो कितना टाइम लगा बी को, एक टाइम टेकन बाय बी टू कैच ए। तो बी को ए को पकड़ने में कितना टाइम लगा, बी को ए को पकड़ने में 9 घंटे लगे। बी ने ए को 9 घंटे में पकड़ लिया और बी और ए एक दूसरे को कितनी देर में मिल, देखिए ओरिजिनल टाइम टेकन एज गिवन द अबव कंडीशन टू मीट ए एंड बी। कितना टाइम लगा था दोनों को, ओरिजिनल टाइम ऊपर वाली कंडीशन के हिसाब से, वो भी लिखा हुआ है। तो ऊपर वाली कंडीशन के हिसाब से बेटा वो दोनों, ये 9:45 पे जर्नी शुरू हुई थी, 2:35 पे एंड हुई। तो वो दोनों कितनी देर बाद मिली सर, ये आ गया। और एक ये वाली बात जो अपने को अब अपोजिट, ये सेम डायरेक्शन में उनको टाइम लगा, उनका अंतर हम लोग को बताना है। तो एक सेम सवाल आपके सामने है, जरूर ट्राई करिएगा, वरना बहुत आसान है। सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन का रिलेटिव स्पीड का रेशियो क्या होगा। सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड, दैट्स ऑल सर, खत्म। चलिए अब ये एक सवाल है टाइम एंड वर्क का, इसको आप जरूर एक बार ट्राई करना। अच्छा सवाल था, ठीक है, करना, वरना मैं आपको बता दूंगा। चलिए, कहता कुछ आदमी 6 घंटे कम लेते हैं कुछ औरतों से, ठीक है भाई। तो बोल रहा है काम एक आदमी के द्वारा 1 घंटे में जो किया जाता है वो सेम है एक औरत के द्वारा 1 घंटे के काम में। तो कौन, अच्छा देखो भाई, लिखा है आदमी 6 घंटे कम लेते हैं कुछ औरतों से, कुछ आदमी, और आदमी के 1 घंटे का काम औरत के 1 घंटे के काम के बराबर है। तो एक बात सुन लो, अगर आदमी का 1 घंटे का काम औरत के 1 घंटे के काम के बराबर है, तो मतलब आदमी की और औरत की एफिशिएंसी बराबर है। तो ऐसी कौन सी शर्त रहेगी जहां पर आदमी औरत से 6 घंटे क्या लेगा, कम लेगा। तो ऐसा तभी हो सकता है, देखो अगर आपकी और मेरी एफिशिएंसी बराबर है और मुझे आपसे 6 घंटे कम लेने हैं पर क्षमता हमारी बराबर है, तो इसका मतलब मेरे जैसे ज्यादा होंगे, तुम्हारे जैसे कम होंगे, तभी मैं टाइम कम ले सकता हूं। मतलब नंबर ऑफ मैन जो हैं वो नंबर ऑफ वुमेन से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तुम लोग कहोगे ऐसा क्यों यार, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी बराबर है, मतलब जितना आदमी एक आदमी काम करेगा उतना एक औरत करेगी। और सबसे खास बात लिखी है कि ग्रुप ऑफ आदमी को ग्रुप ऑफ औरतों से 6 घंटे कम लेने हैं। तो आदमी जितने ज्यादा होंगे तभी तो 6 घंटे, मतलब तभी तो 6 घंटे का अंतर आ सकता ना। अगर आदमी और औरतें बराबर हुई तो कैसे काम हो पाएगा, क्योंकि आदमी और औरतों की एफिशिएंसी भी बराबर है। तो तुम्हारे आदमी और औरतें इक्वल हुई तो टाइम भी बराबर लगेगा। तो आदमी ज्यादा होंगे तभी तो आदमी 6 घंटे कम लेंगे। तो बेटा कौन सा रेशियो है जो मैन और वुमेन को सेटिस्फाई कर सकता है, हर वो रेशियो सेटिस्फाई करेगा जहां मैन ज्यादा होंगे। यहां मैन कम है, लो सर, ये तीनों रेशियो सेटिस्फाई करेंगे। अब तुम कहोगे आपको कैसे पता सेटिस्फाई करेंगे, मेरा पॉइंट समझना, चाहे डेज फ्रैक्शन में आए, चाहे डेज फ्रैक्शन में आए, पर हर वो सवाल का पॉसिबल हो सकता है, हर वो रेशियो जहां मैन वुमेन से क्या है, ज्यादा है। बस 6 घंटे का अंतर आना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम में से कोई सोच रहा होगा 6 घंटे का अंतर नहीं आएगा, कह तो रहा हूं, चाहे घिसे पिटे
एक आधे के पॉइंटों में डेज क्यों ना हो, पर 6 घंटे का अंतर सेटिस्फाई करेगा। मैं आपको ये चीज एक बार समझा देता हूं। देखो, आदमी, वुमेन और मैन की एफिशिएंसी क्या है, बराबर है, बराबर है। अगर मैन, सुनिएगा, अगर मैन, कुछ मैन, पता नहीं ना, कुछ मैन, सम मैन और सम वुमेन, तो अगर सम वुमेन एक्स आवर्स लेती हैं तो सम मैन एक्स माइनर 6 आवर्स लेंगे। अगर सम मैन की जगह ए मैन ले लें और सम वुमेन की जगह बी वुमेन ले लें तो बेटा काम तो वो सेम ही करेंगी। सर्टेन वर्क, सर्टेन सम वुमेन सेम आ वर्क, मतलब सेम काम है। तो ए मैन इतने दिन में काम को कर लेते हैं तो टोटल काम क्या होगा, ए इंटू एक्स माइनस 6। बी वुमेन इतने घंटे में काम को करती हैं तो टोटल काम हो गया बी एक्स। तो बेटा ए एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, बी एक्स। ठीक है ना। तो मैन और वुमेन के रेशियो को यहां पर पुट करके देखते हैं। मैन 5, तो 5 पुट करो यहां, ए मैन है ना, और ये मैन और वुमेन का क्या दे रखा है, रेशियो। मैन 5 तो 5x माइनस 30, वुमेन 6 तो 6x हो जाएगा। सर x की वैल्यू माइनस में आ गई, मतलब घंटे जो हैं माइनस में तो आएंगे नहीं। अब मैन ये ले लो 10, a का वैल्यू 10 तो 10x माइनस 60, b का वैल्यू 3 तो b 3x। तो लो, मैंने क्या बोला था, चाहे फ्रैक्शन आए चाहे लल्ला पप्पा कुछ भी आए, आपका वो हर सेटिस्फाई करेगा जहां मैन वुमेन से क्या हूं ज्यादा। तो इसके डेज कितने आ गए बेटा, 60/7, और इसके कितने आ गए, 60/7 माइनस 6। 6 घंटे कम ही तो लेने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी सेटिस्फाई, मैन ज्यादा है, ये भी सेटिस्फाई, मैन ज्यादा है। ठीक है, चलिए अभी हमें दे रखा है सर 2 इक्वेशन, और उसके बाद लिखा है कि रॉन्ग टर्म ऑफ सीरीज 1 इज नियरेस्ट स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द गिवन टर्म, मतलब कौन सी दी गई टर्म के आसपास का स्क्वायर है। मैं ऑप्शन लिखना भूल गया, माफी चाहूंगा। चलो, ऊपर वाली सीरीज में एक नंबर गलत है, बस वो नंबर गलत वाला ढूंढ लेते हैं। ओके, लो भाई, मुझे तो देखकर ये लग रहा है कि कुछ जुड़ रहा है। 1, 6, 10, 17, उसके बाद 26, और उसके बाद आ गया 37। ठीक है, 6 का स्क्वायर प्लस 1, देखते ही पता लग गया। 5 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1 और 1 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये 2 हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, सब सेटिस्फाई। तो गलत नंबर क्या है, 9। पहली सीरीज 1 का गलत नंबर 9 है, तो वो किसके नियरेस्ट स्क्वायर है, तो भाई 3 के स्क्वायर के नियरेस्ट है। नियरेस्ट ना भी पूछता तो दिक्कत नहीं थी, 3 के स्क्वायर है सर, सिंपल। कितना आसान सवाल था। ठीक है, कहता अगर रॉन्ग टर्म सीरीज 2 में n है, ये रहा सीरीज 2 सर, देखो, इंटू 3 इंटू 2.5 इंटू 2 इंटू 1.5 इंटू 1, तो लो सर ये 1375 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये नंबर आपका, पर अगर ये नंबर गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि जब इसको 0.5, अच्छा हाफ ही तो आए, एक सेकेंड, हाफ ही तो आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं नहीं ठीक है बेटा, गलत नहीं है। इंटू 3 इंटू 2.5 इंटू 2 इंटू 1.5 इंटू 1, तो इंटू 1 करके 1350 आएगा, इंटू 0.5 675, यानी रॉन्ग नंबर है 1380 ना। हाँ, रॉन्ग नंबर। कहता अगर रॉन्ग नंबर n है, यानी n का वैल्यू 1380 हो गया, तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है इसको ट्रू करेगी। तो n/1380, तो सॉरी n/30, यानी 1380/30, यानी 46 + 1 47। इसकी वैल्यू 47 आई, तो इसको क्या क्या सही होगा, 47 एक प्राइम नंबर है, यस, पहला स्टेटमेंट सेटिस्फाई करेगा। तो पहला सेटिस्फाई करेगा
तो ये आंसर नहीं हो सकता जिसमें लिखा है कि ओनली सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ये भी नहीं होगा कि कोई फॉलो ही नहीं कर रहा। ठीक है, अब आओ, सम ऑफ द डिजिट इज लेस देन 9, इन दोनों को जोड़कर 11 आएगा, दूसरा सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसमें दूसरा फॉलो बोल रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा। इसमें दूसरा फॉलो बोल रहा है ना, ये भी नहीं होगा, यही होगा। एलिमिनेशन मेथड भी बहुत सही होता है। पहले को चेक किया, पहला सेटिस्फाई कर रहा था, जिसमें पहला नहीं था सारे उड़ा दिए। दूसरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो जिसमें दूसरा था वो भी सारे उड़ा दिए। ठीक है, अच्छा, अब क्या था, ये एक सीरीज है, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, डी माइनस सी की वैल्यू ये है, एक्स जो है वो एम ऑन एन का एचसीएफ है और जो प्राइम नंबर है, और वाई जो है वो इसका सबसे छोटा रूट है। पहली बात, एम और एन अगर प्राइम नंबर हैं तो एचसीएफ दोनों का 1 आएगा, और x जो है वो एचसीएफ है इन दोनों का, तो x का वैल्यू 1 आ गया। अब तुम कहोगे कैसे, ये दोनों प्राइम है? जी हाँ, एचसीएफ मतलब होता है दोनों में कॉमन क्या आएगा। सर प्राइम नंबर किसी पे कटते ही नहीं, तो उनमें तो कभी भी कुछ कॉमन नहीं आ सकता। तो प्राइम नंबर चाहे 3 और 5 है और चाहे कोई भी है, उनका जो एचसीएफ है वो हमेशा 1 ही आना है सर। तो x का प्राइम नंबर एचसीएफ जो है x का वैल्यू जो है 1 आ गया। y जो है इसका स्मॉलेस्ट रूट है, स्मॉलेस्ट रूट मतलब छोटा रूट, इसका पेयर बनेगा -3 और -2, तो ये 2 बन जाएंगे, 3 और -2, तो स्मॉलेस्ट क्या आ गया, -2 आ गया। y का वैल्यू -2 आ गया, y का वैल्यू -2 आ गया सर। अब a का वैल्यू निकालते हैं सर, x और y का वैल्यू आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -2। अब a का वैल्यू निकालते हैं, a -20, x का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1, y का वैल्यू -2, तो a बराबर ये सॉरी a, हाँ, तो a बराबर अभी निकाल देते हैं। और बेटा ये बताओ जल्दी से, ये आएगा -1, 20 उधर जाकर -1 में जुड़ जाएगा, a का वैल्यू 19। इसी तरह b निकाल लोगे, इसी तरह c, इसी तरह d, तो a निकल आएगा, b निकल आएगा, c निकल आएगा, d निकल आएगा। और आपको बताना है कितने नंबर 3 पे डिविजिबल हैं। जैसे 19 3 पे डिविजिबल नहीं है, तो कितने नंबर 3 पे डिविजिबल है, ये आपको निकालना है। ठीक है, चलिए, और सेम d का वैल्यू बताना है, तो वो हो ही जाएगा फिर से। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया हो। मैं मनीष ग्रोवर आपके साथ यूं ही बना रहूंगा और बहुत प्यारे प्यारे सेशंस को लेके। तो मैं चाहूंगा आज के लिए इजाजत,